गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था एक्सल होहेलिन सिद्धांत का परिचय एंड उसकी एजम्पशंस में आपने देखा कि जो रिकार्डो का और जेसमिल एडम स्मिथ जो भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उनकी जो थ्योरी थी वो ओनली वन फैक्टर पर निर्भर थी, अर्थात तो एक ही उत्पादन के साधन की बात करते थे। जबकि जो एचओ थ्योरी है वो टू सिद्धांत या टू फैक्टर की बात करती है, वो है कैपिटल एंड लेबर, अर्थात यह पूंजी और श्रम दोनों की बात करता है ये सिद्धांत। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे, उसमें भी मैंने बताया था कि जो तुलनात्मक लागतों में जो अंतर है उसका मेन रीजन एचओ थ्योरी मानती है साधन प्राप्तियां और साधन गहनताओं को। तो ये मुख्य रूप से इनकी जो व्याख्या है वो इन्हीं पर निर्भर है कि साधन प्राप्तियां और साधन गहनताओं के किस प्रकार डिफाइन होती है और किस प्रकार इनके कारण किसी देश का ट्रेड डिसाइड होता है। फर्स्ट हम देखेंगे साधन प्राप्तियां, फैक्टर एंडोमेंट्स। देश साधन प्राप्तियों अथवा साधनों की उपलब्धता के विषय में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि किसी एक देश में एक फैक्टर ज़्यादा होता है और किसी दूसरे देश में दूसरा फैक्टर ज़्यादा होता है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो भारत में लेबर अगर देखा जाए तो लेबर बाहुल्य है या और बजाय पूंजी के, और जबकि आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कैपिटल ज़्यादा होगा बजाय लेबर के। तो एचओ मॉडल में किसी भी देश में सापेक्ष साधन बहुलता की परिभाषा को दो मापदंडों के आधार पर बताया गया है। फर्स्ट है भौतिक मापदंड, मतलब उसकी मात्रा के आधार पर कि किसकी मात्रा, किस साधन की मात्रा किसी देश में कितनी है और दूसरे देश में उस साधन की मात्रा कितनी है, इस बेस पर। सेकंड इसमें डिफाइन किया गया है उनकी प्राइस के आधार पर। मान लो अगर किसी देश में कोई साधन अगर सस्ता है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो वहां पर बहुलता में है, अर्थात उसकी प्रचुरता ज़्यादा है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या जो प्राइस के जो सामान्य सिद्धांत है वो यही बताते हैं कि अगर किसी फैक्टर की या किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी वस्तु की अगर जितनी अधिक मात्रा होगी उतनी ही उसकी प्राइस कम होगी। तो फर्स्ट है इसका क्राइटेरिया सापेक्ष साधन बहुलता को मापने का भौतिक मापदंड। देश ए को पूंजी बहुल या पूंजी प्रचुर देश तभी कहा जा सकता है जब इसमें दूसरे देश बी की अपेक्षा पूंजी का श्रम के साथ अनुपात अधिक ऊंचा है। अर्थात मान लो अगर देश ए को आप पूंजी बहुल देश मान रहे हैं तो उसको आप कैसे एक समीकरण में कैसे आप बताएंगे। तो जैसे इसमें बता रखा है कि के अपॉन के ए, अर्थात देश ए में पूंजी अपॉन देश ए में श्रम अधिक है, देश मतलब इनका जो अनुपात है वो अधिक है देश बी में पूंजी और श्रम के अनुपात से। के यहाँ पूंजी है और एल यहाँ लेबर अर्थात श्रम है। और इसी प्रकार अगर देश बी में देखा जाए कि देश बी श्रम में बहुल देश है या श्रम प्रचुर देश है तो एल अपॉन के, अर्थात देश बी में श्रम व पूंजी का अनुपात देश ए में, सॉरी यहाँ के साथ बी लिखा हुआ है, ये देश ए का है, ठीक है। तो देश बी में श्रम व पूंजी का अनुपात देश ए में श्रम व पूंजी के अनुपात से अगर अधिक है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि देश बी श्रम में बहुल देश है। ये तो था सापेक्ष साधन बहुलता का भौतिक मापदंड। सेकंड इसका मापदंड है प्राइस मापदंड। तो सापेक्ष कीमत मापदंड के अनुसार एक देश जिसमें पूंजी अपेक्षाकृत सस्ती है और श्रम अपेक्षाकृत महंगा है पूंजी बहुल देश कहलाएगा। जैसे
दिस ए में कैपिटल की प्राइस अपॉन दिस ए में लेबर की प्राइस, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है कैपिटल एंड लेबर की प्राइस का, वो यदि दिस बी में कैपिटल एंड लेबर की प्राइस के अनुपात से या उसके रेशो से कम है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि देश ए पूंजी बहुल देश है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी वस्तु या प्रोडक्ट या फैक्टर प्रचुर मात्रा में होगा तो उसकी प्राइस कम होगी। तो इस समीकरण से ये पता लग रहा है कि देश जो ए है वो पूंजी बहुल देश है। इसी प्रकार आप देश बी का भी निकाल सकते हैं। मान लो देश बी में लेबर की प्राइस अपॉन देश बी में कैपिटल की प्राइस, इन दोनों का अनुपात अगर कम है, देश पी में लेबर के प्राइस अपॉन देश ए में लेबर की प्राइस अपॉन देश ए में कैपिटल की प्राइस के अनुपात से अगर ये कम है तो देश बी लेबर बहुल देश होगा। तो उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि देश ए में पूंजी की कीमत कम है, अतः देश ए पूंजी बहुल देश होगा। तो ये तो था जो एचओ थ्योरी का फर्स्ट सेगमेंट, जिसमें आप साधन बहुलता को दो क्राइटेरिया के आधार पर माप रहे हैं, वो भौतिक मापदंड एंड कीमत मापदंड। कल हम देखेंगे फैक्टर इंटेंसिटीज अर्थात साधन गहनता कि किस प्रकार कोई प्रोडक्ट अगर उसमें किसी फैक्टर का ज़्यादा यूज होता है तो वो उस फैक्टर के बेस पर निर्मित या उस फैक्टर में वो गहन रूप से उसका यूज कर रहा है, उसके आधार पर उसकी प्राइस पर या उसके उत्पादन पर या उस प्रोडक्ट के आधार पर वो प्रोड्यूस हुआ है उसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।